गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो अब हम पढ़ते न्यूटन तीन लॉ दिए लॉज मोशन के ऊपर। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है बेटा वो बोलते हैं कि जो हर ऑब्जेक्ट है बेटा इस यूनिवर्स में वो हमेशा ही अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग स्टेट लाइन। कब तक? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल नेट फोर्स टू चेंज द स्टेट। जब अनबैलेंस लिखा है बेटा, जब तक जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मतलब अनबैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही है और उन सभी का सम कितना हो, जीरो हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं ना किसी डायरेक्शन में नेट इफेक्ट होना चाहिए उन एक्सटर्नल फोर्सेस का, तब यहाँ अनबैलेंस लिखा है। ठीक है, तो मतलब एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्टेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। जब तक किसी बॉडी के ऊपर मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो या रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा अलोंग स्टेट लाइन। देखो बेटा इसमें तीन फैक्टर आते हैं। जो ये है कि जब फोर्स नहीं लग रही है तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा बेटा, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। तो इसको तो बेटा हम इजीली समझ सकते हैं। ये पेन है, पेन यहाँ पर है, लाई कर रहा है बेटा, ये तभी ये मूव अपने आप मूव नहीं करेगा, ये यहीं पर रहेगा जब तक कि इसको कोई दूसरा यहाँ से उठा के यहाँ ना रख दे। अब यहाँ रख दिया तो ये अपने आप यहीं पर रहेगा, अपने आप अपनी पोजीशन को स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? ये एक ये फैक्टर पता लग गया। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स टेंड्स टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती अपने आप नहीं मूव कर पाएगा। अब दूसरा है बेटा ये बुक लाइंग, जैसे मान लो कोई बुक है, बुक टेबल पे लाई कर रही है, ये बुक है, बुक लाइंग ऑन द टेबल रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, या इसी में रहेगी जब तक इसको कोई दूसरा उठाएगा नहीं, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी। क्लियर? ये तो हम इस सिचुएशन को तो हम इजीली समझ जाते हैं बेटा। लेकिन जो दूसरी है बेटा कि कंटिन्यूस टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्टेट लाइन। जैसे मान लो ये पेन है, मैं इसको थोड़ा धक्का दे रहा हूं ऐसे, देखो अब क्या हो गया बेटा, ये यहां जाके रुक गया। तो ये है कि जो अब जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रही तो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, लेकिन पेन जब यहां से आगे जाके क्या हो गया बेटा, रुक गया। तो ये तो जो ये है तो फेल हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस सिचुएशन के लिए। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हमें लग रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन पेन और इस जो बोर्ड है इसके बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, और साथ में हवा भी है, हवा भी इसके मोशन को अपोज करती है, चाहे लिटिल अमाउंट से कर रही है, और साथ में फ्रिक्शन है बेटा इस पेन और बोर्ड के बीच में। वही जो दो एक बॉडी जो जैसे बॉल रोल कर रही है एक सरफेस के ऊपर, कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाती है, ठीक है, तो कंटिन्यू मूव नहीं कर पाती है। तो यहां पर क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगी हुई, इनविजिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो बॉल और ग्राउंड के बीच में जिस सरफेस के ऊपर रोल करे उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी है, और एंड आल्सो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर लगा हुआ बेटा, जो अपोजिंग फोर्स है एयर फ्रिक्शन के कारण, तो वो उसके मोशन को स्टॉप कर रही है। अगर हम ऐसा वर्ल्ड सपोज करें कि जहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो और ना ही एयर हो, तो वहां पर कोई ऑब्जेक्ट जो जिस तरफ को मूव कर रहा है बेटा वो उतनी ही स्पीड से मूव करता जाएगा, ना ही वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है ना ही घटा सकता है। अपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते नहीं घटा सकते। यहां पर क्यों घट जाती है स्पीड? क्योंकि यहां पर फोर्स लगी हुई है जो हमें नहीं पता होता है कि वो कौन सी फोर्स है। वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इफ वी इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब विदाउट फ्रिक्शन, देन ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स यूनिफॉर्म मोशन, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती जाएगी बेटा। क्लियर? अपनी नई स्पीड मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बढ़ा सकते नहीं घटा सकती है। क्लियर हो गया बेटा? और जो तीसरा है बेटा अलोंग स्टेट लाइन, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूस इन यूनिफॉर्म मोशन, साथ में अलोंग स्टेट लाइन। स्टेट लाइन में मतलब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी अपने आप चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, वो तभी होगी जब उसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। जैसे मान लो एक बस है बेटा, बस मूव कर रही है सीधी, अब आगे मोड़ आ गया बेटा, तो बस अपने आप मूव मतलब टर्न ले लेगी? बस टर्न नहीं लेगी जब तक कि बेटा वो जो ड्राइवर है वो स्टेयरिंग को घुमाएगा नहीं, स्टेयरिंग के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। अगर जब स्टेयरिंग के ऊपर फोर्स लगेगी बेटा, जब मान लो इधर को लेफ्ट की ओर मोड़ना है तो लेफ्ट की ओर वो ही घुमाएगा उसको, मतलब उसके कारण फोर्स लगेगी।
अगर वो स्टेयरिंग को नहीं घुमाएगा तो बस सीधी ही लुढ़क जाएगी बेटा, कहीं उस मोड़ से बाहर निकल जाएगी। क्लियर? तो अब आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चला रहे हैं, सपोज करो, तो आप बाइक चला रहे हैं, मोड़ आ गया तो मोड़ से आप क्या करते हैं बेटा, मोड़ पे जाके हैंडल को घुमाते हैं। अगर आप हैंडल के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो अपनी बाइक अपने आप नहीं मुड़ेगी। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया बेटा कि ये तीन फैक्टर यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ही अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा ना ही अपनी स्पीड को बढ़ा सकते, ना ही घटा सकते, ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते, ना ही अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। कब तक? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक बाहर से कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग स्ट्रेट लाइन तो उसी में रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। अब बेटा ध्यान देना है, अब जो हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो फोर्स है, फोर्स नहीं लग रही है तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा बेटा, किसी में रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। मतलब अगर स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स। मैं सिंपली फोर्स का मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स की बात है यहाँ पे। और साथ में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर तब भी क्या लगानी पड़ेगी बेटा, हमें फोर्स। यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना है मतलब तब हमें क्या लगानी, फोर्स। और डायरेक्शन चेंज करनी है अलोंग स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन भी चेंज करनी तब भी क्या लगानी पड़ेगी बेटा, हमें फोर्स। अगर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रही एक्सटर्नल फोर्स तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या मतलब और सीधे स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो इसका मतलब बेटा देखो यहाँ पर जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है। वो बता रहा है कि फोर्स क्या क्या कर सकती है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकती है। मतलब फोर्स, वो तो आपको पता है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश विच मूव द बॉडी। अब मूव मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसको क्या कर देगा बेटा, मूव कर देगा, तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर देगा, ये चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें पता है पढ़ेंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुल और पुश विच प्रोड्यूस द मोशंस इन ए बॉडी, या विच मूव्स और ट्राई टू मूव द बॉडी फ्रॉम रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में तो उसको मूव करने की कोशिश कर सकते हैं, तो मतलब फोर्स ये कर सकती है। और यूनिफॉर्म मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, उसकी बॉडी उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब फोर्स जो है वो उसके यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकती है। ठीक है, जैसे ड्राइवर बेटा एक्सीलरेटर देता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ब्रेक लगाए तो स्पीड घट जाती है। तो फोर्स जो है वो क्या कर सकती है, स्पीड को बढ़ाया घटा सकती है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकती है। और साथ में फोर्स, जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो स्टीयरिंग को घुमाने से क्या होगा बेटा, डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब फोर्स लगाने से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो फोर्स, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन कर रहा है, फोर्स को। मतलब फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है विच कैन move or try to move the body from rest, which can stop or try to stop the body, and which can change the directions या try to change the direction of the body। क्लियर हो गया? तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कर रहा है, इट डिफाइंस फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है। और साथ में बेटा ध्यान दो, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एवरी बॉडी टेंड्स टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ये continues to be in state of rest or state of uniform motion along straight line unless it is acted upon by some external force। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और साथ में उसी डायरेक्शन में रहेगी। मतलब जो बॉडी है वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती है, ना ही अपने यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकती है, नहीं अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। तो मतलब वो अनेबल है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, या टू चेंज इट्स यूनिफॉर्म मोशन, या टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो इसी इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा हम, इनर्शिया। पढ़ा ना इनर्शिया, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वो इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो जो बॉडी है वो, अगर जो इनएबिलिटी है बॉडी की अपने आप टू चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब अपने आप वो क्या है, अनेबल है, इनेबल है, मतलब अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं चेंज कर सकती है, ना ही अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इसी इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया। तो ये जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किसको डिफाइन कर रहा है, साथ में इनर्शिया को भी डिफाइन कर रहा है। क्लियर हो गया? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को भी डिफाइन करता है और साथ में इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। तो इसीलिए बेटा जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको।
लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कई बार ऐसे पूछ ले बेटा कि विच लॉ न्यूटन्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। क्लियर हो गया बेटा। तो जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया को, मतलब इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब बेटा ध्यान देना है, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो जो बॉडी है बेटा वो उस फोर्स को क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, जो बॉडी है वो अपोज द एक्सटर्नल फोर्स जो उस बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहती है। जैसे बेटा बुक है, बुक अभी रेस्ट में है, अब इसकी स्टेट को चेंज करना है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। अब हम ऐसे ही थोड़ा हम क्या करें, इस बुक के कंपेरिजन एक कुर्सी ले, टेबल को फोर्स लगाएं तो उसके ऊपर हमें फोर्स, उसकी मतलब एक टेबल को मूव करने के लिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। एक बेड है बेटा, बहुत बेड बॉक्स है, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसको उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स टेबल के कंपेरिजन में और ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो मतलब जिसका जब मास ज्यादा होगा उसको मूव करने के लिए, मतलब उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। रेस्ट को चेंज करने के लिए, और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी क्या करनी पड़ेगी बेटा, बहुत ज्यादा मतलब फोर्स लगानी पड़ेगी। जिसका मास ज्यादा हो उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है इसका मतलब है कि जो बॉडी की जो इनएबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जब बॉडी रेस्ट में है तो उसकी स्टेट, उसको मूव करवाने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है, मतलब उसकी इनएबिलिटी ज्यादा है। जैसे कागज का टुकड़ा होगा बेटा, उसको तो एक थोड़ी सी फूंक मारेंगे हवा से वो मूव कर जाएगा, तो उसका मास कम है तो उसकी इनएबिलिटी भी कम है। ठीक है, तो जो जिसका मास ज्यादा होगा बेटा उसका इनर्शिया भी ज्यादा हो। इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। ठीक है, टू चेंज इट सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। तो क्लियर होगा बेटा। जो क्वांटिटेटिवली जो होता है द मैथमेटिकली इनर्शिया को कैसे मेजर करते हैं बेटा, इन लीनियर मोशन। इनर्शिया ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन इज मेजर्ड बाय मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, हैवियर द बॉडी, मतलब जितनी हैवी होगी बॉडी उसको ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट। उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसका मतलब क्या है, इनर्शिया, उसकी इनर्शिया भी ज्यादा है, हेंस ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। क्लियर होगा बेटा। तो लीनियर इनर्शिया को कौन मेजर करता है बेटा, मास। तो ये भी ध्यान देना, विच फिजिकल क्वांटिटी गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन, मास। तो लीनियर इनर्शिया की यूनिट क्या हुए बेटा, जो मास के हुए, मास की यूनिट क्या है बेटा, ऐसा यूनिट किलोग्राम। तो लीनियर इनर्शिया के भी क्या यूनिट होंगे बेटा, किलोग्राम होंगे। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा इनर्शिया के बारे में। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ बेटा किसको डिफाइन करता है, फोर्स को, और साथ में न्यूटन फर्स्ट लॉ ही किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया को। और जो इसलिए इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और विच फिजिकल क्वांटिटी गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मास। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। जैसे बेटा एक साइकिल है, एक ट्रेन है, दोनों मूव करें तो विच हैज मोर इनर्शिया। देखो ट्रेन को मूव कर, ट्रेन रेस्ट में तो उसको मूव करवाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, और साइकिल को कम, तो जिसको कम फोर्स चाहिए उसका इनर्शिया कम है, मतलब जिसका मास कम है उसका इनर्शिया भी कम हो, तो साइकिल हैज लेस इनर्शिया। ठीक है, ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है। ट्रक और कार, विच हैज मोर इनर्शिया। ट्रक का मास ज्यादा है, वो दिखने से पता, तो ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है। अब एक कॉस्को की बॉल है बेटा, एक क्रिकेट बॉल है, लेदर बॉल जो हम जिससे क्रिकेट खेलते हैं, तो विच हैज मोर इनर्शिया। कॉस्को की बॉल का मास कम होता है, और जो लेदर बॉल होती है क्रिकेट बॉल, उसका मास थोड़ा उसके कंपेयर ज्यादा होता है, तो क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया एज कंपेयर टू कॉस्को बॉल या टेनिस बॉल। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा इनर्शिया के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।